नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। महाराष्ट्र में कल यानी कि 20 तारीख को असेंबली इलेक्शन के लिए मतदान होना है। इस चुनाव में दो गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं और इन दो गठबंधनों में मुख्य रूप से 6 पार्टियां सम्मिलित हैं, यानी कि तीन पार्टियां दोनों गठबंधनों में सम्मिलित हैं। खास बात यह है कि दोनों गठबंधनों में शिवसेना और एनसीपी सम्मिलित हैं। अलग अलग ग्रुप हैं उसके और वो उसमें सम्मिलित हैं। तो पहला है महायुति, यानी कि बीजेपी लेड गठबंधन। लेकिन इसमें एनसीपी और बीजेपी, जो चुनाव आयोग के द्वारा असली एनसीपी और बीजेपी घोषित किए गए हैं, वो सम्मिलित हैं। इस गठबंधन की खास बात यह है कि इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसकी जो कमजोरी है वो ये है कि एनसीपी, जिसके लीडर अजित पवार हैं, वो इसकी कमजोर कड़ी है। और मुझको ये लगता है कि जिस तरह का अजित पवार का एटीट्यूड अभी तक रहा है, वो काफी डामाडोल है। उनके ऊपर ये भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो किस पार्टी के साथ या किस गठबंधन के साथ चुनाव के परिणाम आने के बाद जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी और एनसीपी रिजल्ट आने के बाद सत्ता में आना चाहते हैं तो उनको 60% से ऊपर की स्ट्राइक रेट निकालनी पड़ेगी। जब तक ये दोनों पार्टियां अपनी दम पर 60% से ज्यादा सफलता नहीं पाते अपनी अपनी सीटों पर, स्ट्राइक रेट इनका 60% से ऊपर नहीं जाता, तब तक इस बात की संभावना बहुत कम है कि वो विधानसभा चुनाव के बाद, यानी परिणाम आने के बाद, सत्ता हासिल कर पाए। दूसरा गठबंधन है एमवीए। एमवीए में जो सबसे बड़ी कमजोरी मुझको लगती है वो ये है कि इस गठबंधन का कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है। जैसे बीजेपी जो है वो महायुति का नेतृत्व कर रही है, वहां पर बीजेपी के लगभग सभी बड़े नेता पूरी गठबंधन के लिए प्लानिंग करते हैं, कहाँ किस तरह से कैंपेन करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके के नैरेटिव को आगे बढ़ाना है। वो बात अलग है कि अजित पवार उसमें से कुछ चीजों पर सहमत नहीं है, बाकी एकनाथ शिंदे और बीजेपी तो सहमत है ही। तो वहां पर नेतृत्व जो है वो बीजेपी के हाथ में है। लेकिन एमवीए में एक समस्या है कि वहां पर कोई नेतृत्व करता नहीं है। 3 पार्टियां हैं, तीनों अपने अपने दलों की मुखिया हैं, मतलब उन तीनों पार्टियों में अपने अपने दलों के मुखिया हैं और वो किसी से डायरेक्ट नहीं होना चाहते। तो उनकी कोई ऐसी सम्मिलित रणनीति नहीं दिखाई देती, सिवाय एक के कि उन्हें अल्पसंख्यकों का और विशेष रूप से अगर कहें कि मुसलमानों का वोट उनके पास आना चाहिए, इसको छोड़ करके उनकी कोई संयुक्त रणनीति, संयुक्त प्लानिंग नहीं है। एमवीए में 2 कमजोर कड़ियां हैं। जहां महायुति में अजित पवार कमजोर कड़ी है, वहीं एमवीए में 2 कमजोर कड़ियां हैं। पहली कमजोर कड़ी है शिवसेना यूबीटी, यानी कि उद्धव ठाकरे, या यूं कह लें कि उद्धव ठाकरे की पार्टी। उनके साथ समस्या यह है कि जो शिवसेना का कोर वोट था वो उनसे छिटक चुका है। ये लोकसभा चुनाव में भी काफी हद तक प्रूव हो गया था और विधानसभा में उससे ज्यादा प्रूव हो जाएगा। और आजकल वो मुसलमानों को, जो कहते हैं कि एक तरीके से आ, उनके अनुनय विनय में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से वो हमको वोट दें, तो वो देंगे, उनकी मजबूरी है। तो अपीजमेंट जो है वो पूरी तरीके से मुसलमानों का कर रहे हैं, तो उसके कारण जो उनका कोर वोट था वो खिसक चुका है। उनका अपना कोई बड़ा जनाधार अब पूरे महाराष्ट्र में नहीं बचा है। वो कांग्रेस और एनसीपी के वोट बैंक के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं। तो पहले तो ये हो गए कमजोर कड़ी, और दूसरी कमजोर कड़ी है वहां पर कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी वहां पर लगभग नेतृत्व विहीन है। उनके जो अध्यक्ष हैं नाना पटोले, वो इतने बड़े नेता नहीं है कि उनकी पार्टी के नेता उनकी लाइन पर चले, और केंद्रीय नेतृत्व वहां पर कोई बड़ा दखल देता नजर नहीं आ रहा है। जो केंद्रीय नेतृत्व के लोग जा भी रहे हैं तो वो जिस तरीके की बयानबाजी करके आते हैं, वो
हर बड़ी मीटिंग के बाद, हर बड़ी रैली के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस का कुछ न कुछ वोट कम करके आ रहे हैं, और उस स्तर पर जो जिसे कहते हैं जमीनी मेहनत, वो भी नहीं हो पा रही है, और नैरेटिव भी इस बार कांग्रेस नहीं सेट कर पा रही है। कांग्रेस या एमवीए नैरेटिव नहीं सेट कर पा रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं जो महायुति का नैरेटिव है, उसके जवाब देने में उनका पूरा समय जा रहा है। जो ताकत है वहां पर एमवीए की, वो शरद पवार है, और मुझे लगता है कि शरद पवार एक बार फिर से एमवीए में तो सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ आएंगे ही, और हो सकता है कि वो महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट गेन करें या अचीव करें कह लें तो। शायद वो 85-88 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एमवीए में सबसे बड़ी पार्टी इस बार जो होगी वो एनसीपी शरद पवार ग्रुप होगी। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो लोग वहां पर नेतृत्व कर रहे हैं, तो शरद पवार के विषय में कुछ कहना नहीं है, क्योंकि शरद पवार ने बहुत अच्छी मेहनत की है और वो लगातार लगे हुए हैं, पूरी ताकत से लगे हुए हैं, तो उनका जो परिणाम है वो भी अच्छा ही आने वाला है। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं कि एमवीए में जो दूसरे नेता हैं, तो नाना पटोले ये तो इतने बड़े नेता नहीं है, और उनकी बात जो है वो उतनी वजनदार भी नहीं होती, तो उनके विषय में बात करने का कोई फायदा नहीं है। बचते हैं उद्धव ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे की स्थिति ये है कि वो जरूरत से ज्यादा हताश और निराश नजर आ रहे हैं। उससे बड़ी बात यह है कि वो खीज से भरे हुए हैं। अब उनके स्टेटमेंट आप देखिए, उन्होंने जो अलग अलग इंटरव्यू दिए हैं, उनमें जो स्टेटमेंट दिए हैं वो देखिए। उनका एक स्टेटमेंट है खासतौर से शिवसेना के लिए, यानी कि शिंदे की शिवसेना के लिए, तो वो कहते हैं कि वो बेशर्मी से मेरे पिता का फोटो यूज कर रहे हैं, वो अपने बाप का फोटो क्यों नहीं यूज करते? क्या उनके हाथ पर लिखा है उस फिल्म की तरह कि मेरा बाप चोर है? मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं होगा, तो उन्हें अपने बाप का फोटो यूज करना चाहिए। तो इसका जवाब यह है कि बाला साहब ठाकरे जिन्होंने शिवसेना खड़ी की थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरा बेटा मेरा वारिस नहीं होगा। यद्यपि वो अपने रहते अपने बेटे को पार्टी का कार्यभार सौंप करके गए हैं, लेकिन फिर भी जो उनका स्टेटमेंट था और आज जो परिस्थिति है शिवसेना की, उसको देखते हुए उन्होंने कहा था मेरा बेटा मेरा वारिस नहीं होगा, बल्कि जो मेरा वारिस होगा वही मेरा बेटा होगा। तो आज स्थिति यह है कि जो शिवसेना है उसका पूरा कोर वोट वो लगभग शिंदे के साथ आ गया है, और अगर पूरा नहीं कहें तो उसमें से अधिकांश अधिकांश जब मैं कहता हूं तो 70-80% वो शिंदे के साथ है। तो आज की तारीख में शिंदे शिवसेना के असली वारिस बन के उभरे, और बाकी विधानसभा चुनाव के बाद क्लियर हो जाएगा कि है या नहीं बने हैं, नहीं बने हैं। इस दृष्टि से जो ये आरोप लगा रहे हैं उद्धव ठाकरे कि वो मेरे पिता का फोटो क्यों यूज कर रहे हैं, तो उसका जवाब स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें उन बाला साहब ठाकरे का फोटो यूज करने का पूरा हक है। इसका जवाब भी दिया है उन्होंने, शिंदे ने। शिंदे कहते हैं कि उद्धव ने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को बेच दिया है। उद्धव को तो बाला साहब ठाकरे का नाम लेने तक का अधिकार नहीं है। बाला साहब ठाकरे उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, एक विचार है। तो ऐसा नहीं है कि उनको जवाब नहीं मिला, उनको जवाब भी दिया गया है, और खासतौर से शिंदे के द्वारा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अगर ये बात पब्लिक डोमेन में जाती है तो इसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। अच्छा, अब आप देखिए दूसरा स्टेटमेंट जो मुझे खींच से भरा हुआ लगता है। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि मोदी जी का बैग चेक हो। तो भाई चुनाव हो रहा है, चुनावों में नेताओं के हेलीकॉप्टर, उनकी गाड़ी, उनके बैग अक्सर चेक किए जाते रहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मोदी जी का बैग चेक हो। तो भाई मोदी जी का बैग चेक नहीं हो सकता है जब तक कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। इस देश का कानून है कि जो एसपीजी प्रोटेक्टेड लोग हैं उनके वाहनों की, उनके सामान की चेकिंग केवल और केवल एसपीजी कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। तो वो नहीं हो सकता। आप बेमतलब की खींच निकाल रहे हैं। उनका एक स्टेटमेंट है कि उनका हिंदुत्व घर जलाने वाला नहीं है,
बल्कि घर का चूल्हा जलाने वाला है। ये उद्धव का स्टेटमेंट है। और वो आगे कहते हैं कि मेरा हिंदुत्व घंटा बजाने वाला नहीं है। तो भैया, घंटा बजाने वाला आपका हिंदुत्व नहीं है तो क्या अजान पढ़ने वाला है? अगर अजान लगाने वाला है तो फिर यही आप शुरू कर दीजिए। भाई, आप अपने आप को हिंदुत्व का अलंबरदार भी कहना चाहते हैं, आप अपने आप को बाला साहब का असली वारिस भी कहते हैं। बाला साहब, जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट के नाम से के विशेषण के साथ बुलाया जाता है, और आप कह रहे हैं कि मेरा हिंदुत्व घंटा बजाने वाला नहीं है। तो भाई, आप मंदिर में जाते हैं तो घंटा बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं? और अगर नहीं बजाते हैं तो फिर आपको शर्म आनी चाहिए। एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया, हमने थाली नहीं बजाई, गो कोरोना गो का नारा नहीं लगाया। भाई, आप लगा ही नहीं सकते थे, क्योंकि जिस समय कोरोना आया था उस समय आप कांग्रेस की गोद में बैठे हुए थे। अगर आप थाली बजाते और गो कोरोना गो कहते तो कांग्रेस आपको लात मार के भगा देती, आपकी मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ जाती। एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया, मैं बागियों को चाहता तो रोक सकता था। भाई, आपको पता ही नहीं चला, आप रोक कैसे सकते थे? वो कह रहे हैं मेरे पास सूचना आ रही थी, मैं मुख्यमंत्री था। भाई, आपके पास सूचना तब आई जब वो उड़ गए। और उससे बड़ी बात यह हुई कि आपने जो लोग उनके साथ नहीं उड़ पाए थे, उनको आपने भेजा। वो आपसे ये कह के गए कि हम जाके उनको मना के ले आते हैं, और वो खुद जाके वहीं बैठ गए। तो ये तय बात है कि आपको कुछ भी पता नहीं था। आपने कोशिश तो पूरी की, हल्ला गुल्ला मचाया, और आपके भोंपू ने तो यहां तक कहा कि वो दोबारा महाराष्ट्र की धरती पर पैर नहीं रख पाएंगे। तो ऐसा कुछ आप कर नहीं पाया, ना तो आपको जानकारी हो पाई और ना ही आप पार्टी बचा पाए। क्यों नहीं बचा पाए? क्योंकि आपको पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं था, आपको केवल इससे मतलब था कि मैं मुख्यमंत्री बन गया। एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया, उन्होंने मुंबई ऐसे ही अडानी को दे दिया, बिजली का सब कुछ अडानी को दे दिया। तो भाई, अडानी को ऐसे ही दे दिया का क्या मतलब होता है? भाई, अगर आपको कोई ऐसा मौका लगा है कि आप एक मलिन बस्ती का, एक झोपड़पट्टी का उद्धार कर सकते हैं, और उसके लिए कोई टेंडर हुआ है, और उसके तहत अगर उनको मौका दिया गया है, उन्होंने कोई बिड जीती है, तो इसमें ऐसे ही देने का क्या मतलब होता है? ऐसा तो है नहीं कि ए अडानी आओ और तुम ये ऐसा करो, ये धारावी को पूरा ध्वस्त करके तुम इस पे अपने होटल बना लो, या अपने ऑफिस बना लो, या कोई टाउनशिप अपनी खड़ी कर लो। ऐसा तो है नहीं। वहां पे हो ये रहा है कि जो झोपड़पट्टी है, मलिन बस्ती है, वहां पर उसको एक टाउनशिप के रूप में डेवलप किया जा रहा है, और वो उन्हीं लोगों को दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहते हैं कि झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी झोपड़पट्टी में ही रहे, पक्के घरों में ना रहे। और झोपड़पट्टी में रहेगा तो हमारा वोटर बना रहेगा, पक्के घरों में रहेगा तो हो सकता है कि हमारा वोटर ना रहे। एक स्टेटमेंट आपने कोर्ट को लेकर के दिया कि 2.5 साल से हम कोर्ट में हैं, हमारी पार्टी तोड़ी गई, कोर्ट से कोई निर्णय नहीं हुआ। क्या संविधान है? तो भाई, कोर्ट में 2.5 साल क्या, 25 साल से भी मुकदमे चल रहे हैं बहुत से, और बहुत से मुकदमे तो 50-50 साल के हो गए। और जो शायद सबसे लंबा मुकदमा चला वो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के चला। तो अयोध्या के राम मंदिर का मुकदमा तो अलग अलग अदालतों में बहुत लंबे समय तक चलता रहा, अंग्रेजों के जमाने से चल रहा था। तो आपकी पार्टी तोड़ी गई, कानून के तहत जो प्रक्रिया होती है उसमें आपकी पार्टी जो है वो शिंदे के सुपुर्द कर दी गई, क्योंकि उनके पास बहुमत था। आप शिंदे का नेतृत्व स्वीकार कर लेते, पार्टी नहीं टूटती। आपसे किसने कहा था कि आप शिंदे का नेतृत्व स्वीकार न करें? पार्टी किसी की बकौती नहीं होती है, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर बनती है, और जिसके पक्ष में ज्यादा कार्यकर्ता होंगे पार्टी उसकी होती है, या उसका नेतृत्व वो करता है। एक स्टेटमेंट आपका आया, संभाजी नगर नाम मैंने दिया था, मोदी जी ने चोरों के हाथ में दे दिया। तो भैया, संभाजी नगर जो है वो अगर आपने नाम दिया था तो आपने उसके लिए नोटिफिकेशन कब निकाला? आप डेट बता दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए कि हमने इस कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय लिया था और इसका नोटिफिकेशन फला डेट को दे दिया था। बात खत्म हो जाएगी। आज तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आपने जारी किया नहीं। अब मन में तो आप 20 साल से कह रहे हैं कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होना चाहिए, आप नहीं कर पाए, आप कर ही नहीं सकते थे। जिस दिन आप इस तरह का कोई निर्णय लेते, एनडीए में रहते हुए आपको लात मार के कुर्सी से नीचे कर दिया जाता। तो ये तो था उद्धव का, हताश, निराश और खीज से भरे हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे ने अपने इंटरव्यू में 2-3 बातें कही। एक तो उन्होंने जवाब ही दिया उनको, दूसरा उन्होंने कहा कि
उद्धव ठाकरे 2 साल से अधिक, लगभग 2.5 साल सीएम रहे, और वो विधानसभा में, विधान भवन में, शायद उन्होंने सेंट्रल हॉल शब्द का इस्तेमाल किया, कि विधान भवन के सेंट्रल हॉल में बाला साहब ठाकरे की तस्वीर तक नहीं लगा पाए। वो महाविभूतियों के बीच में लगाने का काम हमने किया, ये दावा है एकनाथ शिंदे का। तो भाई 2.5 साल आप बाप बाप चिल्ला रहे हो, दूसरे के बाप को गाली दे रहे हो, तो क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत थी कि आप बाला साहब ठाकरे की एक मूर्ति या तस्वीर, जो भी वहां पे लग सकता है, वो आप विधान भवन में लगा सकते? नहीं थी। एकनाथ शिंदे ने लगाया, तो जाहिर सी बात है कि बाला साहब ठाकरे पर शिवसेना का अधिकार है और आज की तारीख में एकनाथ शिंदे का अधिकार है। अगला स्टेटमेंट है शिंदे का कि उद्धव को 1997 से सीएम बनने की लालसा थी। उन्होंने विधायकों से बाला साहेब को चिट्ठियां लिखवाई थी। तो भाई एकनाथ शिंदे तो शुरू से शिवसेना से जुड़े हुए हैं। तो जब 95 में सरकार बनी थी बीजेपी और शिवसेना की महाराष्ट्र में, तो वो कह रहे हैं कि 97 से आपके अंदर लालसा थी, और आपने मनोहर जोशी को हटाकर बनने की कोशिश की, नारायण राणे को हटाकर बनने की कोशिश की, लेकिन आप सफल नहीं हो पाए, या यूं कह लें कि बाला साहब ठाकरे ने आपको इस योग्य नहीं समझा। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस, मुझे लगता है कि पूरे चुनाव प्रचार में अगर महाराष्ट्र का कोई नेता सबसे कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है तो वो देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस के वैसे तो बहुत सारे बयान हैं, लेकिन उन्होंने जो वहां घटनाएं घटी हैं उस पर ज्यादा बातचीत की है। एक स्टेटमेंट उनका जो है वो विशेष रूप से मुझे लगता है कि प्रभाव डाल रहा है महाराष्ट्र के चुनाव पर, और वो ये है कि हम लोकसभा में 12 सीट केवल वोट जिहाद के कारण हार गए। आज उलेमा एमवीए से मांग करते हैं कि 2012 से 2024 तक जितने दंगे हुए हैं उसमें जितने भी मुसलमान आरोपित हुए हैं उनके मुकदमे वापस ले लो, और एमवीए उसे मान लेती है। ये कौन सा सेकुलरिज्म है? तो ये बात वास्तव में ध्यान देने वाली है कि एक तो इस तरह का चुनाव होना कि एक संप्रदाय विशेष, उसे न विकास से मतलब है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है, ना महंगाई से मतलब है, ना नौकरी से मतलब है, उसे केवल और केवल एक चीज से मतलब है कि किसी भी तरह से बीजेपी को हराना है। धुले की सीट पर, धुले लोकसभा सीट पर 1,90,000 वोटों की बढ़त लेने वाली बीजेपी केवल एक विधानसभा से लगभग 1,94,000 से पीछे हो जाती है, और 4,000 से कम वोटों से, 3,000 समथिंग है, 800 या 700 कुछ वोट हैं, उतने से चुनाव हार जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो क्षेत्र है विधानसभा, वो लगभग 100% मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। तो जहां पर आपकी आबादी 80%, 90% होगी, वहां पर आप एक पार्टी को पूरी तरीके से वोट करेंगे, और या हर जगह आप एक पार्टी को वोट करेंगे और दूसरे को सेकुलरिज्म समझाएंगे, दूसरे को लोकतंत्र समझाएंगे, डेमोक्रेसी का विश्लेषण करेंगे आप। ऊपर से आप जिन दलों को आपने लोकसभा में वोट दिया, अब विधानसभा चुनाव से पहले आप उनसे मांग कर रहे हो कि हमारे आतंकवादियों को, हमारे दंगाइयों को, जो हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं, आपने स्पष्ट नाम लिया है, मुसलमानों का जिक्र किया है कि 2012 से 2024 के बीच में जो भी मुसलमान दंगे में आरोपित हुए उनके मुकदमे वापस ले लिए जाएं, उनके केस वापस किए जाएं, उनको जेलों से छोड़ा जाए। क्यों छोड़ा जाए भाई? चोर चोर होता है, डकैत डकैत होता है, आतंकी आतंकी होता है, दंगाई दंगाई होता है, उसका हिंदू मुस्लिम से क्या लेना देना? या तो आप ये कहते कि दंगे में जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं सबको छोड़ा जाए, तो बात समझ में आती। आप मुसलमानों को स्पेसिफिकली क्यों बरी कराना चाहते हैं? और धूर्तता की पराकाष्ठा यह है कि एमवीए ने इसका समर्थन भी किया, उनकी मांग को मान भी लिया। तो क्या एमवीए ये कहना चाहता है कि अगर कहीं कोई दंगा हुआ, उसमें 10 मुसलमान पकड़े गए, 4 हिंदू पकड़े गए, तो वो 10 मुसलमानों को छोड़ देगा, 4 हिंदुओं को अरेस्ट रखेगा, मुसलमानों के ऊपर से केस वापस ले लेगा, हिंदुओं के ऊपर केस चलते रहेंगे, मुसलमानों को सजा नहीं मिलेगी, हिंदुओं को सजा मिलेगी। ये तो वही बात हो गई जो सोनिया गांधी कानून लेकर के आई थी कि कहीं भी कोई भी दंगे होंगे तो उसका जिम्मेदार बहुसंख्यक होगा, और पूरे भारत में बहुसंख्यक हिंदू है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे केरल हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे पंजाब हो।
तो भाई ऐसे नहीं होता है। सेकुलरिज्म की बात करो तो प्रॉपर सेकुलरिज्म की बात करो। मुसलमानों को छोड़ दो तो सेकुलरिज्म है, मुसलमानों को पकड़ लो तो सेकुलरिज्म नहीं है। भाई चोरी मुसलमान करेगा तो पकड़ा कौन जाएगा? जैनों को पकड़ लें। मुझे लगता है कि कल जो होने वाले विधानसभा चुनाव हैं उनमें लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वोट सोच समझ कर करें। ऐसे लोगों को वोट ना करें जो वक्फ बोर्ड को इतना पावरफुल बना देते हैं कि जिस जमीन की ओर वो इशारा कर दें वो जमीन, वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाए। वो ऐसे लोगों को वोट ना करें जो इस तरह का कानून लेकर के आ जाए कि कहीं कोई दंगा हो जाए तो हिंदू उसका जिम्मेदार होगा, दंगा कोई भी करे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जो बात मैंने शुरू में कही है कि 2 यूपी की 3 पार्टियां इस चुनाव के बाद खतरे में पड़ जाएंगी, तो वो 3 पार्टियां हैं शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, एनसीपी, अजित पवार, और बहुत ज्यादा संभावना इस बात की भी है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी फंसेगी। कांग्रेस की स्थिति भी महाराष्ट्र में खराब हो जाएगी। आज की वार्ता में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।